हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबको सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 पर। क्लासें मुझे उम्मीद है बड़ी अच्छी लग रही होंगी आपको और समझ में आ रहा होगा कंटेंट आपको, ठीक है ना। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है, ठीक है, और कम समय में बेहतर तैयारी हो सके इस उद्देश्य से ये सीरीज लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप, ठीक है ना। चलिए अध्याय सारांश देखते हैं हम लोग। दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटों के ताप अर्थात टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वर्षा के बारे में जानकारी होती है भैया। पिछले 24 घंटा का ताप कितना रहा, कितनी वर्षा हुई और आर्द्रता जो रहती है, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, नमी जो रहती है वो कितनी रही, इस बारे में जानकारी होती है, ठीक है। ओके, मौसम किसे कहते हैं भैया? मौसम याद है तुम्हें? एक गाने से बताऊंगा अभी आपको मैं मौसम क्या होता है ना। देखो, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। यानी कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो वहीं से ले लो, आप किसी शहर से हो, किसी गांव से हो, आपका गांव है या शहर है ना, वहां पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा का वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति, वायुमंडल जो है आपके चारों ओर का एरिया, ये सब चीजें कैसी है वहां पर, प्रतिदिन कैसी रहती है ना। तापमान कैसा कितना रहता है, आर्द्रता क्या है और वर्षा कितनी हुई, है ना। ये प्रतिदिन का जो मैटर रहता है ना इस पे, है ना, वायुमंडल में। तो वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। वायुमंडल की प्रतिदिन की अवस्थिति या स्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। यानी कहने का मतलब यह रोज बदलता है, रोज बदल सकता है या रोज बदलता है, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं क्या, तुम भी बदलता न जाओगे मौसम की तरह। एक गाना है ना, कौन सा, सुना के बताना आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में, है ना, कौन सा गाना है वो? मौसम की तरह तुम भी बदलता ना जाओगे, है ना। तो मौसम बदलता रहता है भाई, इसलिए कहते हैं तुम भी बदल तो ना जाओगे, ठीक है। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, ऐसा है ना। हाँ, आ नहीं रहा था यार, अब आ गया ठीक है, ओके। तो मौसम कुल मिला के बदलता रहता है, ठीक है ना। यस, तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। ये क्या है? कंटेंट है, उसके एलिमेंट्स हैं। क्या क्या? तापमान हो गया, आर्द्रता हो गई और अन्य कारक भी हो सकते हैं। ये मौसम के क्या होते हैं बेटा? घटक होते हैं, ठीक है ना। मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। कौन करता है बेटा रिपोर्ट तैयार? भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है मौसम रिपोर्ट, ठीक है ना, वेदर रिपोर्ट जो होती है वो। ओके, आगे देखिए, मौसम की रिपोर्ट के लिए अधिकतम और न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। जो अधिकतम और न्यूनतम तापमापी होती है उसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए? मौसम की रिपोर्ट के लिए, मौसम की रिपोर्ट के लिए। मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं, ये याद रखने वाली बात है भाई। तापमान वगैरह का संदर्भ किससे है? सूर्य से है ना। तो मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं, राइट। ओके, आगे बढ़े, अगला स्लाइड लेते हैं बेटा। जलवायु क्या है भैया? मौसम और जलवायु अलग अलग चीजें हैं भैया। देखो, आप किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को, किसी स्थान पर, है ना, अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। यानी कि मौसम और जलवायु में अगर अंतर की बात करें तो मौसम हर दिन बदल सकता है लेकिन जलवायु हर दिन नहीं बदलती है। ये साल 6 महीने तक लगभग एक जैसी बनी रहती है। कम से कम 3 महीने तक तो लगभग रहता ही है। जैसे 3 महीने ठंड पड़ती है, 3 महीने गर्मी, है ना, सर्दी वगैरह वगैरह, इस तरह जलवायु की स्थितियां लंबे समय में बदलती है, लंबे समय में बदलती है, लेकिन मौसम रोज बदल सकता है, ठीक है, ऐसा। तो किसी स्थान पर अनेक वर्षों, देखो लिखा ना, अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को, अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं, है ना। मतलब वहाँ एक समान मौसम रहता है ना, एक औसत मौसम बना रहता है, तो वो एक जलवायु है।
ठीक है ना, लंबे समय तक एक जैसी स्थितियां बनी रहना, है ना, ये जलवायु है। और अगर लगातार बदलता रहता है वो मौसम है ना, कभी धूप कभी छाँव, कभी छाँव कभी धूप, ये मौसम है ना, लगातार धूप, ये जलवायु है, ठीक है। ऐसे आर्द्रता क्या है, आर्द्रता ह्यूमिडिटी क्या है, ठीक है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जैसे मान लेते हैं बेटा ये क्या है, ये वायु है। अब इस वायु में क्या है, जल वाष्प की जो बूंदें होती है ना, जल वाष्प की बूंदों की ये जो मात्रा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्द्रता। क्या बोलते हैं इसको, आर्द्रता कहते हैं इसे। तो वायु में किसी भी समय, ये वायु पूरी मैंने चारों तरफ बना दी, इस वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। कितनी मात्रा में, है ना, वो जितनी मात्रा में है उसको क्या कहते हैं हम लोग, आर्द्रता या नमी या ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है ना। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक है तो उसे आर्द्र वायु कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्द्र। ज्यादा अगर जलवाष्प की मात्रा है तो वो वायु कैसी है, आर्द्र वायु है, नमी युक्त वायु है, ठीक है ना। ओके। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा कम होती है तो उसे शुष्क कहते हैं। तो वो वायु कैसी है, शुष्क पवन चल रही है, आर्द्र पवन चल रही है। तो जलवाष्प की मात्रा पर डिपेंड करता है कि वायु कैसी होगी, शुष्क होगी या आर्द्र होगी, ठीक है। ओके। तो जब वायु में जलवाष्प की मात्रा कम होती है तो उसे शुष्क कहते हैं। लद्दाख, लेह, ये कैसा स्थान है, ये ठंडा स्थान, लद्दाख और लेह, इसने एक जगह कर दिया है, लद्दाख लेह का ध्यान रखना, ये खत्म हो गया, ठंडा स्थान है। राजस्थान और चुरू, ये गर्म स्थान है बेटा, राजस्थान और उसमें अवस्थित चुरू, है ना, ये गर्म है। मेघालय और मासिमराम, वर्षा, मानसून का आगमन, केरल मानसून की वापसी, तमिलनाडु, है ना, ठीक है, ये अब अलग है पूरा। मेघालय मानसून, है ना, वर्षा मानसून का आगमन होता है, ठीक है, और केरल मानसून की वापसी तमिलनाडु में होती है, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। वर्षा को वर्षामापी नामक यंत्र से मापा जाता है। वर्षा को किससे मापते हैं, वर्षा मापी यंत्र से मापते हैं, ठीक है ना, रेन गेज से मापते हैं, ठीक है। जलवायु और अनुकूलन है ना, जलवायु और अनुकूलन। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। जैसे आप किसी गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं तो आपको वहां अच्छा लगता है कि नहीं, तो आप क्या हो गए, वहां पर अनुकूलित हो गए। आपको वहां का वातावरण, वहां की सर्दी, वहां की गर्मी, वो सब अच्छी लगती है, अब आप मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है ना, यही चीज है। ओके। तो जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं, अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, वही अनुकूलन कहलाता है। वही क्या है, अनुकूलन है, एक ही बात है ना। यानी कि जैसे कि आप हैं या कोई दूसरा जंतु ले लीजिए, कोई जानवर ले लीजिएगा, है ना, तो जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश मतलब उसका चारों का वातावरण जो है वो उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती हैं उसे, है ना, वो स्थितियां जो उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, उन स्थितियों को हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, स्थलीय आवास। स्थलीय आवास, स्थल मतलब जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। भाई स्थल पर पाए जाने वाले चाहे वो पौधे हो या जंतु हो, इनका रहने का जो स्थान होता है वो क्या है, वो आवास है ना, स्थलीय आवास है। स्थल पर रहने वाला आवास, आप लोग कहाँ रहते हैं, स्थल पर रहते हैं, तो आपका आवास भी कहाँ रहेगा, स्थल पर रहेगा, इसलिए उस आवास को कहेंगे स्थलीय आवास, ठीक है। उदाहरण, वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र आदि, ये स्थलीय आवास है, ठीक है ना भैया। पर्वतीय क्षेत्रों में लोग रहते हैं, तटीय क्षेत्रों में लोग रहते हैं, वन के क्षेत्र जो होते हैं वहां रहते हैं, घास के मैदानों में लोग रहते हैं, और स्थलीय क्षेत्र में राजस्थान वगैरह में भी लोग रहते हैं, ठीक है। आगे, जलीय आवास। जलाशय, दलदल, झील, नदियां, जलाशय, दलदल, झील, नदियां एवं समुद्र, जहां पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं। खास बात क्या है, जहां पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, ठीक है ना।
जलीय आवास कहलाता है। वो आवास कौन सा कहलाता है? जलीय आवास कहलाता है। अनुकूलित, जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वह वास करते हैं। सीधी सी बात है, आप अपने घर में रहते हैं, अच्छा लगता है आपको, आप वहां पे क्या है? अनुकूलित है वहां पे आप, ठीक है, ऐसा। तो जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वह वास करते हैं, ठीक है, ओके। चरम जलवायुवीय, चरम जलवायुवीय, उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र की चरम जलवायुवीय परिस्थितियां होती है जहां ध्रुवों में वर्ष के 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है, और ध्रुवीय क्षेत्र अलग चीज है ये, यहाँ कुछ अधूरापन सा लग रहा है ना। चरम जलवायु, उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र की चरम जलवायुवीय परिस्थितियां होती है। सिंपल है, यहाँ ये कहना चाह रहा है ये कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं तो वहाँ गर्मी ज्यादा होती है, और ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ ठंडा एरिया ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों जगहों पर अपने अपने स्तर पे क्या है? चरम जलवायु है। एक तरफ तो ठंडाई का बहुत ज्यादा एरिया है और एक तरफ बहुत ज्यादा गर्मी वाला एरिया है। गर्मी वाला कौन सा है? उष्णकटिबंधीय। और ठंडा वाला एरिया कौन सा? ध्रुवीय क्षेत्र। तो ये चरम जलवायु होती है यहाँ पर, ठंडी चरम जलवायु और गर्म चरम जलवायु, मतलब शीर्ष लेवल की, ठीक है, अधिकतम। ध्रुवीय क्षेत्र क्या है भैया? तो ध्रुवों में वर्ष के 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है। याद है आपको? 6 महीने के दिन और रात होते हैं यहाँ पे। ध्रुव अभी बताया था मैंने आपको, एक चित्र से फिर समझ लीजिए आप लोग कि ध्रुव कहाँ? ये आपकी पृथ्वी बेटा, और ये पृथ्वी पे यहाँ पे ध्रुव होता है, ठीक है ना। ये उत्तरी ध्रुव होता है आपका, ठीक है, उत्तरी ध्रुव। और ये कौन सा? दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना। तो देखो, जब ये आपकी भूमध्य रेखा, कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा, ठीक है। तो जब सूर्य इधर रहता है ना, दक्षिणायन में, इधर दक्षिण में अगर सूर्य है इधर साइड में यहाँ, तो यहाँ पर 6 महीने तक दिन रहेगा, 6 महीने तक दिन रहेगा। और इस अवस्था में यहाँ पर 6 महीने तक रात रहेगी। और जैसे ही सूर्य इधर भूमध्य रेखा को पार करा और इधर आया, यहाँ आया ये, ठीक है ना, तो इधर 6 महीने तक दिन हो जाएगा। यहाँ पर इस वाले एरिया में क्या रहेगा? 6 महीने तक दिन, और इधर 6 महीने तक क्या हो जाएगी? रात हो जाएगी। बात समझ में आ गई? 6 महीने के दिन और रात होते हैं यहाँ पर। आगे की क्लास में बताऊंगा आपको कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है, ओके। तो ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवों में वर्ष के 6 महीने, वर्ष के 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है। सूर्यास्त नहीं होता है मतलब दिन ही दिन होता है, ठीक है। और शेष 6 महीने तक सूर्योदय नहीं होता है। सूर्योदय नहीं होता मतलब रात ही रात होती है, ठीक है, ओके। समझ में आ रहा है भाई? क्लियरली? ओके, थैंक यू। ध्रुवीय क्षेत्र, अब ध्रुवीय क्षेत्र कौन सा है भैया? ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं, अभी बताया था मैंने आपको। ध्रुवीय क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं, है ना। और एग्जाम्पल दिया था कि अंटार्कटिका महाद्वीप 98% हिस्सा अंटार्कटिका का बर्फ से सदैव ढका ही रहता है, ठीक है ना। इसलिए उसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, बियर और पेंगुइन यहाँ रहते हैं। बियर भालू जो रहता है ना वो, और पेंगुइन पक्षी जो रहता है वो यहाँ पर रहते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में, ठीक है ना। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका में अलास्का और रूस के साइबेरियाई क्षेत्र, ये सब आते हैं किसमें? ध्रुवीय क्षेत्र में आते हैं भैया। आप देखेंगे नक्शे में, विश्व वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ग्रीनलैंड आपको ऊपर नजर आएगा, है ना। ध्रुवीय क्षेत्र से लगा हुआ है ग्रीनलैंड, है ना। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है बेटा है ग्रीनलैंड, ठीक है ना। और आइसलैंड, है ना, और नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यूरोपीय कंट्रियां हैं ये, ठीक है ना। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक बड़ा देश है ना, उसी का लगा हुआ क्षेत्र अमेरिका का अलास्का, है ना, और रूस का साइबेरियाई क्षेत्र, है ना, ये आते हैं किसमें? ध्रुवीय क्षेत्रों में, ठीक है, ओके। साइबेरियाई क्षेत्र क्या है भैया? देखो, रूस दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देश है ना। तो ये एशिया महाद्वीप में ही फैला हुआ है और यूरोप महाद्वीप में भी फैला हुआ है। तो एशिया महाद्वीप का वह क्षेत्र जो यूरोप के अधीनस्थ है या यूरोप के अधीन है ना, उसको बोलते हैं हम साइबेरियाई रूस। क्या बोलते हैं? साइबेरियाई क्षेत्र। समझ में आ गया? एशिया के अंतर्गत जो रूस का भाग है ना, उसको बोलते हैं साइबेरियाई रूस, ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्र, आगे देखिएगा। जंतु कुछ विशेष गुणों के कारण, जैसे शरीर पर श्वेत या सफेद फर, सूंघने की तीव्र शक्ति,
त्वचा के नीचे वसा की परत, तैरने और चलने के लिए चौड़े और लंबे नखरों आदि के कारण अत्यधिक सर्द जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। मतलब जो ध्रुवीय क्षेत्र में जंतु रहते हैं ना, उनमें ये क्वालिटीज होती है, ये सारी गुणवत्ताएं उनमें होती है, तभी वो वहां पे रह पाते हैं। ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है बेटा। कैसी होती है? उष्णता का मतलब ही गर्मी होता है ना, तो जलवायु भी कैसी होगी? यहाँ पे गर्म होगी। ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ होते हैं? भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं, है ना। भूमध्य रेखा मालूम है ना आपको, अभी बताया मैंने, ये पृथ्वी आपकी और ये बीचों बीच जो रेखा है और इसके आसपास का ये जो एरिया है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का एरिया है। ठीक है, ओके, आगे देखेंगे। सर्दियों में तापमान सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है भैया। कितना रहता है? 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। और गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। और इन क्षेत्रों में क्या होती है? प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। याद रखना, टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस। कब? गर्मी और सर्दी का अलग अलग है। सर्दी में 15 से अधिक और गर्मी में 40 से अधिक। भारत में पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं कौन? ये जो गर्मी में तापमान 40 डिग्री अधिक होता है, इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है वो भारत में पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। भारत में पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण लगातार गर्मी होती रहती है इन क्षेत्रों में और वर्षा होती रहती है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के पादप और जंतु इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। किन क्षेत्रों में? असम हो गया, भारत के पश्चिमी घाट हो गया, इनमें। ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जंतु इस प्रकार अनुकूलित होते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जंतु इस प्रकार से अनुकूलित होते हैं कि उन्हें अन्य प्रकार के जंतुओं से भिन्न भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है। जो अन्य प्रकार के जंतु है उनसे अलग भोजन चाहिए और रहने का स्थान भी अलग टाइप का चाहिए, जो इन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जंतु रहते हैं उनको। ठीक है, ताकि उनमें परस्पर स्पर्धा कम से कम हो, एक दूसरे से कंपटीशन कम से कम हो। ठीक है, ओके। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले जंतुओं के कुछ अनुकूलनों में वृक्षों पर आवास, मतलब उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जो जंतु रहते हैं वो पेड़ पौधों पर आवास बना लेते हैं, अपना रहने का स्थान वहीं बना लेते हैं ऊपर पेड़ पौधों पे, है ना। अनुकूलनों में वृक्षों पर आवास, मजबूत पूंछ का विकास। इनकी पूंछ कैसी होती है? मजबूत होती है, काफी हार्ड होती है ना, कठोर होती है। लंबी और विशाल चोंच होती है इनकी, लंबी और विशाल चोंच। चटक रंग होता है इनका, तीखे पैटर्न होते हैं। तीखे पैटर्न मतलब वो जैसा गिलहरी पे देखा होगा ना आपने, पैटर्न ऐसा बॉडी के ऊपर ऐसे तीखे पैटर्न होते हैं। प्रतिरूप, तीव्र स्वर ध्वनि, इनकी जो बोलने की आवाज होती है वो बहुत तेज होती है ना, तेज आवाज। और फलों का आहार करते हैं ये लोग। और सुनने की संवेदनशील शक्ति होती है इनके पास में, सुनने की संवेदनशील शक्ति होती है, मतलब बड़े आसानी से सुन लेते हैं। ठीक है ना। तीव्र दृष्टि होती है, बहुत तेज के व्यक्ति को या किसी अन्य जानवर को ये लोग देख लेते हैं, दृष्टि बहुत तीव्र होती है। ठीक है, और मोटी त्वचा होती है। कैसी होती है? खाल इनकी मोटी होती है। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं ये? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाते हैं ऐसे जीव। ठीक है, ओके। चलो भाई, आया अभ्यास। उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। तापमान, आर्द्रता, ठीक है, वर्षा, वायु का वेग है ये। क्या है ये? वेग। किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं भैया, है ना, कि मौसम कैसा होगा, इसका निर्धारण कौन करते हैं? तापमान, है ना। आर्द्रता, नमी वहां की, है ना, ठंडी हवाएं चल रही है क्या, मतलब वर्षा होने वाली है। ठीक है ना। वर्षा और वायु का वेग
पवन कितनी तेज चल रही है, ये सब किसी स्थान विशेष के मौसम को निर्धारित करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, दिन में किस समय ताप के अधिकतम और न्यूनतम होने की संभावना होती है? दिन में कब, वो कौन सा समय है जब ताप अधिकतम होता है, और कौन सा वो समय दिन में जब ताप न्यूनतम होता है। ठीक है, तो देखो भैया, दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न में अर्थात दोपहर के बाद। कब? ये अपराह्न नहीं है, ये अपराह्न है। क्या है? अपराह्न अर्थात दोपहर के बाद। बाद बेटा है, क्या है ये? बाद, दोपहर के बाद होता है। जबकि न्यूनतम तापमान सामान्यतः प्रातः अर्थात भोर में होता है। कम से कम तापमान सुबह सुबह रहता है, ठीक है ना। और ज्यादातर तापमान कब पड़ता है? 2 बजे बाद, यानी कि दोपहर के बाद, है ना। ठीक है, 12 और 3 के बीच में भयंकर होता है ना। ओके, तापमान। आगे बात करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो बेटा, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत कहलाता है, क्या कहलाता है? जलवायु। लंबे समय तक का मौसम का औसत, लंबा समय तक एक जैसा मौसम बना रहता है तो वो क्या है? वो जलवायु है। ठीक है, जलवायु कहलाता है। किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है और उस स्थान का तापमान वर्ष भर उच्च रहता है। कैसा रहता है? उच्च रहता है। किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है और उस स्थान का तापमान वर्ष भर हाई रहता है, उच्च रहता है। उस स्थान की जलवायु और होगी, तो उस स्थान की जलवायु गर्म और शुष्क होगी। कैसी होगी? गर्म और शुष्क होगी। चरम जलवायु भी है, परिस्थितियों वाले पृथ्वी के 2 क्षेत्र है ना, ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। एक तो कौन सा है? ध्रुवीय क्षेत्र है जहां चरम जलवायु पाई जाती है, और दूसरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, क्लियर है बेटा? आगे देखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड में क्या प्रॉब्लम आ रही है? आ गई 10वीं। ठीक है, निम्नलिखित क्षेत्रों की जलवायु का प्रकार बताइए। ये अलग अलग क्षेत्र है, यहाँ पे कैसी जलवायु रहेगी ये बताना है आपको। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। जम्मू एवं कश्मीर बर्फ गिरती रहती है कि नहीं गिरती रहती है? गिरती रहती है। हाँ, तो उत्तर देखें आप लोग, जम्मू एवं कश्मीर में मध्यम गर्म और मध्य आर्द्र, मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ठीक है ना, आर्द्र। केरल में कैसी पाई जाएगी? केरल में गर्म और आर्द्र, गर्म और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ठीक है ना। राजस्थान की अगर बात करें तो गर्म और शुष्क जलवायु पाई जाती है, यहाँ पर गर्म और शुष्क जलवायु पाई जाती है। और उत्तर पूर्व भारत की अगर बात करें तो आर्द्र जलवायु पाई जाती है। उत्तर पूर्व भारत में कौन सी पाई जाती है? आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ठीक है, ओके। मौसम और जलवायु में से किसमें तेजी से परिवर्तन होता है भैया? मौसम में तेजी से परिवर्तन होता है, पढ़ते ही आ रहे हैं हम लोग, है ना। यस, तो मौसम में तेजी से परिवर्तन होता है। ओके, जंतुओं की कुछ विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है। जंतुओं की कुछ विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है ना। इन विशेषताओं को आपको पहचानना है ना, और आंसर देना है। ठीक है ना। जैसे आहार मुख्यतः फल है, इन जंतुओं का आहार मुख्यतः फल है। प्रवास की आवश्यकता होती है। सफेद बाल, फर, पैरों के चिपचिपे तलवे, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत, चौड़े और बड़े नखर, चटक रंग,
मजबूत पूंछ, लंबी और बड़ी चोंच, ये भी आपने पढ़ा है। ये सारे जीव कहाँ पे पाए जाते हैं, इन विशेषताओं वाले जीव कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। उपरोक्त प्रत्येक विशेषता के लिए यह बताइए कि वह उष्णकटिबंधीय वर्षावन अथवा ध्रुवीय क्षेत्र में से किसके लिए अनुकूलित है। कौन से जो ये विशेषता है ये वर्षावन के लिए कौन कौन सी विशेषताएं उपयुक्त है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए कौन सी विशेषताएं हैं जंतुओं की, वो आपको छांटना है, ठीक है ना। क्या आप समझते हैं कि इनमें से कुछ विशेषताएं दोनों क्षेत्रों के लिए अनुकूलित हो सकती है? यह तो संभव नहीं है कि दोनों क्षेत्रों के लिए हो जाए, ठीक है ना। देखिए उत्तर देखते हैं। आहार मुख्यतः फल है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में रहने वाले जंतुओं का, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में रहने वाले जंतुओं का, ठीक है ना। दूसरा, सफेद बाल और फर, ये विशेषता है किसकी, ध्रुवीय क्षेत्र की, ठीक है ना। चलो मैं चेंज कर लेता हूं कलर। ठीक है, तो सफेद बाल जो है भाई यह ध्रुवीय क्षेत्र पर रहने वाले जंतुओं की विशेषता है। और फर, प्रवास की आवश्यकता ध्रुवीय क्षेत्रों के जंतुओं को होती है विशेष रूप से, ठीक है। तीव्र स्वर और ध्वनि, तेज आवाज यानी कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के जंतुओं में विशेषता होती है, ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय वर्षावन के जो क्षेत्र होते हैं उनमें। पैरों के चिपचिपे तलवे, ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन के जंतुओं की विशेषता है, ठीक है। त्वचा के नीचे वसा, ये वसा है, बसा नहीं है, वसा फैट है ना। तो त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत, ये ध्रुवीय क्षेत्रों के जीवों के लिए विशेषता है, ठीक है। चौड़े और बड़े नखर, ये ध्रुवीय क्षेत्रों के जंतुओं की विशेषता है बेटा, चौड़े और बड़े नखर। चटक रंग उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के जीवों की विशेषता है, ठीक है ना। चौड़े चटक रंग उष्णकटिबंधीय वर्षावन। मजबूत पूंछ उष्णकटिबंधीय वर्षावन के जीवों की विशेषता है, ठीक है ना। मजबूत पूंछ उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाए जाने वाले जंतुओं की विशेषता है, ठीक है। लंबी और बड़ी चोंच, ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले जीवों की विशेषता है, लंबी और बड़ी चोंच, बड़ी चोंच, ठीक है। उपयुक्त, हाँ आगे देखिएगा, हमारा प्रश्न था नीचे, आपको मालूम हो तो उसने पूछा था, उसका आंसर दिया है नहीं। देखो मैंने कहा था कोई संभावना नहीं है ऐसी, ये यहाँ पे उपरोक्त प्रत्येक विशेषता के लिए यह बताइए कि वह उष्णकटिबंधीय वर्षावन अथवा ध्रुवीय क्षेत्र में से किसके लिए अनुकूलित है, ये तो आपने दे दिया। अब जो नीचे और दे रखा है आंसर वो क्या है, क्या आप समझते हैं कि इनमें से कुछ विशेषताएं दोनों क्षेत्रों के लिए अनुकूलित हो सकती है? इसका आंसर ये यहाँ है, ठीक है ना। नहीं, उपयुक्त में से कोई भी विशेषताएं दोनों क्षेत्रों के लिए अनुकूलित नहीं हो सकती, दोनों के लिए अनुकूलित नहीं हो सकती, ठीक है। ओके, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं, जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास, रहने के लिए स्थान देते हैं, ठीक है ना, प्रदान करते हैं। यह समझाइए कि ऐसा क्यों है, मतलब ज्यादातर जंतु यहाँ क्यों रहते हैं, ठीक है। तो देखिए आंसर है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है। उष्ण का मतलब ही क्या है, गर्म, तो जलवायु भी कैसे रहेगी, गर्म, ठीक है। क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं, अभी बताया मैंने। अच्छा, यहाँ की जलवायु गर्म क्यों होती है, चलो थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कॉन्सेप्ट में कि बेटा देखो, ये आपकी पृथ्वी और इस पृथ्वी पर क्या है, ये भूमध्य रेखा। आपका जो सूर्य होता है ना, वो सूर्य इस ये कर्क रेखा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और ये मकर रेखा, ठीक है ना। तो सूर्य की जो स्थिति रहती है ना बेटा, वो कर्क और मकर रेखा और ये भूमध्य रेखा। ज्यादातर जो सूर्य रहता है वो भूमध्य रेखा के आसपास रहता है 12 महीने, है ना। थोड़ा सा इधर जाएगा उत्तरायण में और दक्षिणायन में आएगा, तो ये तो पड़ रही है ना बीच में, तो सीधी सी बात है इसके आसपास का जो ये क्षेत्र है, ये वाला है, ये कैसा रहेगा, सूर्य के कारण गर्म रहेगा, ठीक है ना, ये चीजें हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है और ये गर्म रहता है, ठीक है। आगे देखें आप लोग,
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं, ठीक है ना, भूमध्य रेखा के आसपास है कि नहीं, ये क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र, ठीक है। सबसे सर्द महीने, सर्दी वाले महीनों में भी तापमान सामान्यतः 15 डिग्री से अधिक रहता है। यहाँ पे 15 डिग्री से, भले कितनी सर्दी हो तब भी तापमान 15 डिग्री से अधिक रहता है, ठीक है ना। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री से भी अधिक हो जाता है, 40 डिग्री से भी अधिक हो जाता है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर रहती है। दिन और रात की जो लंबाई रहती है ना इस क्षेत्र में, इस जगह पे भूमध्य रेखा के आसपास, वो लगभग बराबर रहती है, ठीक है ना। दिन और रात की लंबाई जो है लगभग बराबर रहती है। कहां पर? उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में वर्षा होती है और वर्षा होती रहती है, ठीक है ना। वर्षा होती है और प्रचुर मात्रा में सतत गर्मी और वर्षा के कारण प्रचुर मात्रा में, लगातार मात्रा में गर्मी भी होती है, वर्षा भी होती रहती है ना। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं, यानी कि उनको जो जो चाहिए, पानी चाहिए तो पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है ना। जो कि गर्म खून के प्राणी होते हैं, है ना, तो गर्मी भी उनको सहन हो जाती है, ठीक है ना। खाने के लिए उत्तम व्यवस्थाएं, यहाँ आहार वगैरह उपलब्ध रहते ही हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ज्यादातर जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, आगे देखेंगे। उदाहरण सहित समझाइए कि किसी विशेष जलवायुवीय परिस्थितियों में कुछ विशिष्ट जंतु ही जीवन यापन करते क्यों पाए जाते हैं। यानी कि आपको ये बताना है कि किसी विशेष जलवायु परिस्थिति में, कुछ विशेष जलवायु परिस्थितियां, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र हो गया, है ना, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया, ये तो विशेष जलवायुवीय परिस्थिति में कुछ विशिष्ट जंतु ही जीवन यापन क्यों करते रहते हैं। मतलब कुछ स्पेसिफिक जंतु ही होते हैं, वही वहां पर जीवन यापन कर सकते हैं, बाकी हर कोई वहां जीवन यापन नहीं कर सकता है, ठीक है। ओके, तो उत्तर देखिए, जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है भैया, चाहे कोई भी जीव हो, आप हो, मैं हूं, या कोई भी हुआ, जलवायु का हमारे ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है? गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं, और जंतु भी क्या करते हैं? उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं, ठीक है। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरम शीत अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होते हैं। मतलब ये जो जंतु यहाँ पर रहते हैं ना, स्पेसिफिक एनिमल जो होते हैं, वो चाहे कितनी भी इस क्षेत्र में गर्मी पड़ती हो, चाहे कितनी भी इस क्षेत्र में ठंड पड़ती हो, लेकिन वो इस चरम स्थिति से निपटने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, यानी कि उन्हें वहां पे अच्छे से रहना, खाना पीना, सोना सब आता है, ठीक है। यस, अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण उनमें होते हैं, और ये ताप और सर्दी से बचाने के लिए उन जंतुओं के शरीर में विशेष गुण पाए जाते हैं, स्पेशल क्वालिटी पाई जाती है ना। सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश से अनुकूलन में सहायक होते हैं, विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। ये सब क्या है? ये विकास की प्रक्रिया का परिणाम है, ठीक है। समझ में आया क्यों पाए जाते हैं स्पेसिफिक जंतु स्पेसिफिक जलवायु परिस्थितियों में, ठीक है बेटा। ओके, आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाला हाथी किस प्रकार अनुकूलित है? वर्षावन में जो हाथी रहता है वो किस प्रकार से अनुकूलित होता है, ठीक है ना। देखिए, समझ में आया प्रश्न? उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाला जो हाथी है वो किस प्रकार से अनुकूलित रहता है, किस प्रकार से अनुकूलित रहता है, ठीक है ना। अपने आप को कैसे ढालता है, मतलब तो देखो उत्तर, हाथी अनेक प्रकार से वर्षा वनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित है। अनेक प्रकार से अनुकूलित है, कोई एक तरीका नहीं है, अनेक तरीके हैं जिनके कारण वो अनुकूलित रहता है वर्षा वनों में, ठीक है। यह अपनी सूंड का उपयोग नाक के रूप में करता है, अपनी सूंड का उपयोग नाक के रूप में करता है। कौन? हाथी, ठीक है। यस, लंबी सूंड से इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। लंबी सूंड है इसकी, तो सूंघने की शक्ति भी क्या होती है? बहुत अच्छी हो जाती है, एक्सट्रीम लेवल की हो जाती है, ठीक है। यस,
हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है। आपने देखा होगा, आपके घर के आसपास आया होगा हाथी कहीं कई बार, तो आपने कुछ खिलाया होगा उसको, तो क्या कहाँ लेता है वो? अपने सूंड में रखवाता है, रखो यहाँ की जगह, और यहाँ रख के फिर अपने उसको दे देता है चलाने वाले को, महारथी को, ये लो भैया रख लो, पैसे हो तो ऊपर, खाने की चीज हो तो इधर आन दो। बात समझ में आ गई? हाँ, ऐसे। तो भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है। महावत को देता है वो, किसको देता है? महावत को देता है, अगर पैसा वैसा होता है तो, है ना। लो भैया रख लो, बहुत समझदार होता है ना हाथी। ओ यस, ठीक है, भी किया जाता है। यद्यपि इसके बाह्य दंत, जिन्हें रद कहते हैं, बाहर के दांत दिखते हैं कि नहीं वो यूं, जिन्हें क्या कहते हैं? रद कहते हैं, है ना। वास्तव में रूपांतरित दंत होते हैं। ये कैसे दंत होते हैं? रूपांतरित होते हैं, रूपांतरित होते हैं, इनका रूप बदल दिया जाता है ना, बदला हुआ होता है। इन दांतों से हाथी अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकते हैं। ये वृक्षों नहीं है, वृक्षों है बेटा, है ना। क्या है? वृक्षों। तो ये जो दांत होते हैं ना, इन दांतों से हाथी अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकते हैं। अपनी पसंद के वृक्षों की जो छाल होती है उसको आसानी से छील सकते हैं, ठीक है ना। अतः भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद, मतलब जो जंगल में जंतु रहते हैं उनमें काफी कंपटीशन रहता है, ऐसा नहीं है कि आसानी से मिल जाता है उनको खाना। तो इतनी स्पर्धा होने के बावजूद भी हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ हो जाता है। आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ हो जाता है, मतलब उसको मिल जाता है। उसकी बॉडी कुछ इस प्रकार की बनाई है ईश्वर ने, ठीक है ना, कि उसको भोजन आसानी से वो ले लेता है, प्राप्त कर लेता है, ठीक है ना। समझ। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। सुपड़े जैसे कान देखे होंगे ना आप लोगों ने। हाँ, वो सुपड़े वाले जो कान होते हैं ना, बहुत धीमी गति से बोलोगे ना आप तो सुन लेगा वो। समझ में आई बात? जैसे वो मच्छर आता है ना, तो वो आवाज बहुत अच्छे तरह सुनता है वो, ठीक है ना। हाँ, तो सुपड़े जैसे कान जो होते हैं वो हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं, ठीक है। ओके। वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु, ये आर्द्र है, आदर नहीं है, क्या है? आर्द्र मतलब नमी युक्त जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान सहायक होते हैं। देखो कान की भी कितनी उपयोगिता है, उसका कान भी बहुत महत्वपूर्ण है हाथी का, ठीक है ना। क्या बोला कि वर्षा वनों की गर्म जो और आर्द्र जलवायु है, उस जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी, गर्म जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान सहायक होते हैं। इसलिए हाथी वर्षा वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में अपने आप को रखने के लिए अनुकूलित कर लेता है, ठीक है ना। मतलब बड़ा आराम से वो रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है, ठीक है। ओके। ध्रुवीय भालू बियर को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषताएं अनुकूलित करती है भाई? कौन सी विशेषताएं ऐसी है जिसके कारण ठंडी जलवायु में ये जो है भालू रह लेता है, ठीक है। तो देखो, श्वेत बाल, फर, त्वचा के नीचे वसा, तीव्र सूंघने की क्षमता, ऑप्शन है बी है पतली त्वचा, बड़े नेत्र, श्वेत फर और बाल, लंबी पूंछ, मजबूत नखर, सफेद बड़े पंजे। श्वेत या सफेद शरीर, तैरने के लिए पंजे और श्वसन के लिए क्लोम, गिल आदि। बताइए। आंसर दिया है आपका श्वेत बाल, फर, त्वचा के नीचे वसा और तीव्र सूंघने की क्षमता, ठीक है ना, राइट। श्वेत बाल, फर, त्वचा के नीचे वसा, तीव्र सूंघने की क्षमता, यानी कि आंसर ये सही है का। कौन सा सही है? पहले वाला, राइट। ओके, आगे देखिए। निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ या सबसे अच्छा वर्णन करता है?
गर्म और आर्द्र जलवायु, ठीक है। दूसरा मध्यम तापमान या अत्यधिक वर्षा, सर्द और आर्द्र जलवायु, या फिर गर्म और शुष्क जलवायु, है ना। आंसर आपका ग दे रखा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है बेटा, है ना, क्योंकि प्रश्न कुछ और है और आंसर कुछ और लिख दिया गया है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ या सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो याद रखिए, गर्म और आर्द्र जलवायु जो होती है ये, ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे, ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको। आगे देखेंगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।